नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस क्लास यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, नई शिक्षा नीति की अभी तक आपको खबर मिली गई होगी। तो जो ये नई शिक्षा नीति है, ये कैबिनेट द्वारा से मंजूरी मिल गई है 29 जुलाई 2020 को। अभी संसद वगैरह में पेश की जाएगी और जो आपका ये वाला सेशन तो निकल गया, इससे जो अगला आपका सेशन आएगा 2021 से 22 वाला, उसमें ये नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। तो ये नई शिक्षा नीति के लागू होने से LKG से लेकर PhD तक क्या आपको शिक्षा में परिवर्तन देखने को मिलेंगे और ऐसे कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिससे आपको निश्चित रूप से अवगत होना चाहिए, चाहे आप LKG से लेकर PhD तक के स्टूडेंट हैं या फिर आप छोटे बच्चों के माँ बाप हैं। ठीक है, तो इन तथ्यों और इन शैक्षिक बदलाव से आपको निश्चित रूप से अवगत होना चाहिए। तो उसी के बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, थोड़े से हम चर्चा भी कर लेंगे कि जो भी ये नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो भी नियम वगैरह लाए गए हैं, कितने हद तक वो सही हैं और किस किस तरह से आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, भारत में शिक्षा की बात करते हैं तो इसके लिए आयोग और समितियां वगैरह या फिर छोटे मोटे बदलाव तो आपको हमेशा देखने को मिलते ही हैं। लेकिन जब हम शिक्षा नीति की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपको तीसरी बार अब ये बदलाव देखने को मिलेगा। जो आपको पहला बदलाव देखने को मिला दोस्तों, वो 1968 में मिला था, और जो इसका अगला जो आपको शिक्षा नीति आपको देखने को मिली थी वो आपको 1986 में देखने को मिली थी, और इसे बाद में 1992 में इसे संशोधित कर दिया गया था। बाकी अब आपको ये जो नई शिक्षा नीति देखने को मिल रही है, ठीक है, और जो कि आपको अभी दोस्तों ये लागू नहीं हुई है, ठीक है, बाकी से केवल अभी कैबिनेट से मंजूरी मिली है, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो दोस्तों, इसमें हमने इसका इतिहास जान लिया, ठीक है। बाकी इसमें मैं आप बता दूं आपको, इसके अलावा भी छोटे मोटे बदलाव जैसे देखने को अभी हाल ही में मिल रहे हैं, जैसे कि NCF ने 2001 या और फिर 2005 में जो आपके प्राथमिक और माध्यमिक स्तर थे उसका पाठ्यक्रम को चेंज किया था, और साथ ही साथ जो आपका 2009 में RTE आई थी, शिक्षा का अधिकार, जिसमें मुफ्त शिक्षा और बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर बात की गई। तो इस तरह के बदलाव आपको शिक्षा में देखने को मिलते रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जो फिलहाल आपको जो ये नई शिक्षा नीति देखने को मिली है, इसमें स्टार्टिंग से जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि LKG से लेकर PhD तक की हम बात करेंगे। तो बिल्कुल LKG से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो पहले आपका जो एक स्ट्रक्चर था, एक जो प्रारूप था, जो आपकी कक्षाओं को, स्कूली कक्षाओं को विभाजित किया गया था, जो 10+2 आप 12th बोलते थे, और 10+2+3 उसमें जो दे तो ग्रेजुएशन हो जाती थी, ठीक है। तो वो वाला स्ट्रक्चर अब चेंज कर दिया गया। अब नया स्ट्रक्चर आया, वो किस प्रकार है मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, अब जो नया स्ट्रक्चर आया वो 5+3+3+4 इस तरह से आया है, ठीक है। इसे मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो अगर हम इन्हें टोटल करते हैं दोस्तों, टोटल 15 होते हैं। ये स्कूली शिक्षा की बात कर रहा हूँ केवल मैं, मतलब LKG से लेकर अभी फिलहाल के लिए मैं 12th क्लास तक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जो 5+3+3+4 इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जिसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा। अब दोस्तों, इन्हें टोटल करते हैं तो टोटल 15 हो जाते हैं। लेकिन जब हम स्कूली शिक्षा की बात करते हैं तो पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की बात करें तो इसमें तो 12 साल होते हैं। तो 3 साल कौन से एक्स्ट्रा है? तो दोस्तों, 3 साल जो इसमें एक्स्ट्रा गए हैं, वो जो मतलब इसमें 12 साल तो आपके पहली से 12वीं तक के हो गए, जो इसमें 3 साल एक्स्ट्रा हो पहली कक्षा से जो पिछली जो आप प्री स्कूलिंग होती है आपकी, उसके बारे में, जैसे कि आप चाहे LKG, UKG, नर्सरी, आंगनबाड़ी से कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहली से 12वीं तक के तो आपके 12 ही, बाकी इससे जो बचे 3 है वो आपको मैंने प्री स्कूलिंग के बारे में बता दिया। तो दोस्तों, इसमें जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया 5+3+3+4, तो इसमें जो स्टार्टिंग वाला 5 है तो उसमें कौन कौन सी क्लासेज आती हैं या फिर कौन कौन से आयु के बच्चे आएंगे, तो उसके बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों, जो स्टार्टिंग के 5 हैं ये आपके, इसमें जो 3 तो प्री स्कूलिंग मैंने आपको बता दिया, प्लस जो 2 हैं इसमें आपकी फर्स्ट और सेकंड क्लास से, ठीक है। तो इसमें आपकी 2 क्लास होगी, फर्स्ट सेकंड, और बाकी इससे पहले की जो 3 क्लास, अब LKG, UKG, नर्सरी जो भी आप करा रहे, जैसे भी करा रहे, वो आपके हाथ में होते हैं। कुछ एरिया में ऐसा होता है कि डायरेक्ट आंगनबाड़ी में भेज दिया जाता है, उसके बाद डायरेक्ट फर्स्ट क्लास में भेज दिया जाता है। कुछ में LKG, UKG और फिर नर्सरी और उसके बाद फर्स्ट क्लास में आता है, ठीक है। तो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसके बारे में डिटेल में नहीं, लेकिन फर्स्ट क्लास तो दोस्तों कंपलसरी है। किसी भी एरिया में चले जाओ तो फर्स्ट क्लास से आपकी एजुकेशन स्टार्ट होगी, मतलब आपके बच्चों की। और दोस्तों, इसमें जो सेकंड क्लास तक बच्चों की उम्र ली गई है, मतलब LKG से लेकर सेकंड क्लास तक, वो ली गई है 3 से 8 साल तक, मतलब 3 साल में बच्चा अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और जो फर्स्ट क्लास में जाएगा 6 साल के आसपास वो होगा, ठीक है, और 8 साल तक उसकी सेकंड क्लास भी कंप्लीट हो जाएगी। तो जैसे पहले तक ये 6th क्लास में 6 साल के होने पे बच्चा फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेता था, सेम अभी भी ऐसा ही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ बर्डन कम कर दिया गया है। अब जो इसमें जो सिखाने की प्रक्रिया, जो भी इसमें शिक्षण करा जाएगा, उसमें खेल कूद में ज़्यादा ध्यान दिया गया है। मतलब बच्चों के ऊपर ना किसी भी तरह का बर्डन नहीं डालना, वो खेल कूद के माध्यम से सीखना चाहता है, सीख सकता है,
ठीक है, और किसी भी विधि से सीख सकता है जो कि बच्चों को रोचक लगे, ठीक है, बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले। बाकी बोरिंग बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बच्चा बोर हो रहा है और उसमें मतलब बचपन में वो अपना बचपन भी नहीं जी पा रहा, उस पर शैक्षिक दबाव आ रहा है, मानसिक तनाव आ रहा है, तो इस सभी चीज़ों को अब ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, तो सेकेंड क्लास तक बच्चे पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डाला जाएगा, बिल्कुल भी ना, उसकी बुक्स ज़्यादा होंगी, कुछ भी ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, और ये दोस्तों गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरह के स्कूल्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो किसी भी तरह का बर्डन, किसी भी तरह का मानसिक तनाव नहीं होगा, बच्चा अपना जो जीवन है, जो अपना बचपन है सॉरी, उसे अच्छे से जी लेगा। ठीक है, कहाँ तक? सेकंड क्लास तक, मतलब जब तक वो 8 साल का नहीं हो जाता। तो जो भी उसका शिक्षण कराया जाएगा वो खेल कूद इत्यादि के माध्यम से कराया जाएगा, जो कि बच्चों के लिए आसान भी होगा। अब दोस्तों इसमें क्या है, ये शायद से दोस्तों आप गुरुकुल पद्धति से अवगत होंगे। जो पहले जो प्राचीन समय में गुरुकुल शिक्षा दी जाती थी, उसमें दोस्तों आश्रम में वगैरह बांट रखा था, मतलब 4 आश्रम बना रखे थे। इसमें मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों जो बच्चों की शिक्षा स्टार्ट की जाती थी प्राचीन समय में भारत में, भारतीय संस्कृति के अनुसार, वो 8 साल से की जाती थी। मतलब 8 साल का जब बच्चा हो जाता था, जब वो विद्यालय जाने के लिए तैयार हो जाता था। अब विद्यालय बोल लो चाहे आप उसे गुरुकुल बोल लो, ठीक है, मतलब जो शिक्षा प्राप्त करता था गुरु के समक्ष वो, तो वो 8 साल से स्टार्ट करता था। तो सेम ही चीज़ है, लेकिन अब 8 साल से बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, स्कूल तो 3 साल से जाना स्टार्ट कर देगा। लेकिन वो स्कूल दोस्तों ऐसा नहीं होगा कि उस पर किसी भी तरह का शिक्षा को लेकर, पढ़ाई को लेकर मानसिक तनाव हो। ठीक है, बिल्कुल चिल होकर पढ़ाई करेगा, खेल के माध्यम से पढ़ेगा, तो बिल्कुल भी बर्डन उस पर नहीं आएगा। तो दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग का जो 4 मैंने बताए थे, 10+2 को हटा के 5+3+3+4 कर दिया, तो इसमें मैंने 5 बता दिए। 5 में आपको फर्स्ट सेकंड क्लास देखने को मिलेगी, बाकी इससे पहले की 3 प्री स्कूलिंग की 3 क्लास मिलेगी। अब वो चाहे आप 1 करा रहे हैं चाहे 3 करा रहे हैं, इससे कोई डिपेंड नहीं करता। ठीक है, और बाकी जो इसमें उम्र, किस उम्र के बच्चे रखे गए हैं, तो 3 साल से लेकर 8 साल तक के बच्चे रखे गए हैं। अब जो अगला है दोस्तों, 5 के बाद हमने 3 की बात करी, तो दोस्तों इसमें अगले 3 में क्या है, इसमें आपका तीसरी क्लास से लेकर 5वीं तक होगा। ठीक है, तो शुरू के 5 साल मैंने आपको बता दिए, 8 से बच्चा 3 साल से लेके 8 साल तक पढ़ाई करेगा। अब उसमें पहली और सेकंड क्लास आएंगी, बाकी प्री क्लास आएंगी। इसमें जो सेकंड के बाद की क्लास है, तीसरी, चौथी, 5वीं। ठीक है, तो जो ये 3 है, अगला जो 3 है, इसमें 3 क्लास आएंगी आपकी। ठीक है, और जो इसमें बच्चों की उम्र है दोस्तों 8 से लेकर 11 तक हो जाएगी, क्योंकि जो आपका बच्चा था वो सेकंड क्लास तक 8 साल उसने कंप्लीट कर लेते, फिर 9, 10, 11 3 साल बचते और 3 ही क्लास है। ठीक है, तो इस तरह से 3 से लेकर 5 तक की क्लास हो जाएंगी, इसमें 8 से 11 तक की रहेगी। अब दोस्तों इसमें क्या रहेगा, ये जो सेकंड स्टेज है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज तो आपकी 5 साल की मैंने बता दी, सेकंड है 3 साल की, तो टोटल 8 साल हो गए। ठीक है, तो इसमें दोस्तों उसका अध्यापन स्टार्ट होगा, यहाँ से मेन अध्यापन स्टार्ट होगा। ठीक है, इससे पहले भी फर्स्ट सेकंड क्लास में उसने अपना पढ़ाया, उसने पढ़ाई करी है, लेकिन वो उसने खेल कूद वगैरह किसी बर्डन पे नहीं करी, लेकिन जो थोड़ा बहुत उसे बर्डन दिया जाएगा उस 3rd क्लास से दिया जाएगा। ठीक है, और उस बर्डन को झेलने के लिए उसके काबिल भी हो जाएगी, क्योंकि उसकी उम्र दोस्तों 8 साल से ज़्यादा हो जाएगी उस टाइम, या फिर 8 साल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा उस पर बर्डन आना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो भी पाठ्यक्रम है, जो भी जैसा भी सिलेबस वगैरह तैयार किया गया, उसके अकॉर्डिंग उसे पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों बच्चे के ऊपर बर्डन होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आजकल जो आपको फर्स्ट क्लास से, कुछ प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जो फर्स्ट क्लास से बर्डन देना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट में तो दोस्तों होता नहीं है, लेकिन स्कूल में हो जाता है, प्राइवेट स्कूल में। ठीक है, तो अब वो तीसरी क्लास से स्टार्ट होगा बच्चों पे। इसमें मैं एक चीज़ भूल गया था कि पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक जो आपकी अध्ययन का माध्यम होता है अंग्रेजी, वो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बच्चे राष्ट्रीय भाषा या फिर मातृभाषा में पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक अध्ययन कर सकते हैं। तो जो अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता थी, स्पेशली प्राइवेट स्कूलों में, कुछ गवर्नमेंट स्कूलों में भी थी, तो अब वो अनिवार्य नहीं है। अब दोस्तों हमने 5-3 का देख लिया आंकड़ा, अब अगला 3 देख लेते हैं। 5+3+3+4 था, तो हमने 5 देख लिया, 3 देख लिया, दोबारा से 3 देख लीजिए, जो 3rd स्टेज है। अब इसमें दोस्तों 5th क्लास तक के बच्चे ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली, तो इसमें जो क्लासेज रखी गई है 6th से लेके 8th क्लास तक की रखी गई है। ठीक है, अब 8th क्लास तक में दोस्तों जो इसमें बच्चे की उम्र रखी गई है वो 11 से लेकर 14 वर्ष तक रखी गई है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, इसमें मैं बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो 6ठी से लेकर 8वीं तक जो बच्चा पढ़ेगा, वो पहले की तरह जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया है उसके अकॉर्डिंग तो पढ़ेगा ही। इसमें एडिशनल क्या चीज़ की गई है, अगर बच्चा कोडिंग वगैरह सीखना चाहता है कंप्यूटर की, तो वो सीख सकता है। ठीक है, 6th क्लास से उसे वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और जो इसमें जो सबसे ज़्यादा दोस्तों मेन चीज़ की गई है, वो की गई है इंटर्नशिप। ठीक है, अगर बच्चे का किसी पढ़ाई के अलावा किसी अन्य काम में अगर उसका इंटरेस्ट है, ठीक है, उसे करना चाहते हैं। अब एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, आजकल के बच्चे से गेम वगैरह बहुत खेलते हैं, PUBG वगैरह बहुत खेलते हैं, और बच्चे के मन में अचानक से है कि भाई ठीक है मैं पढ़ तो रहा हूँ, लेकिन मुझे भाई गेम डेवलप करना है, मुझे एक नया गेम बनाना है, या मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है, या मैं पेंटिंग का शौक़ रखता हूँ। इस तरह का कोई भी स्किल उसके अंदर है, या वो कुछ भी करना चाहता है, तो उसे दोस्तों स्कूल की तरफ से इंटर्नशिप प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, जिसके माध्यम से उसका थोड़ा बहुत जेब खर्चा चली जाएगा,
अब वो इंटर्नशिप के ऊपर बात है कि क्या होगा। बाकी जो मेन इसका टारगेट है दोस्तों, बच्चे को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा पढ़ाई के साथ साथ, वो और कोई भी एक स्किल उसकी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, इससे दोस्तों फ़ायदा ये होगा जब वो अपनी 12th पास करके निकलेगा तो अगर वो जॉब करना चाहता है तो कर सकता है आराम से, मतलब उस पर वो स्किल होगी। मतलब जैसे गेम डेवलप करना चाहता है तो अगर गेम डेवलप करता है वो, तो अगर वो स्कूल प्रोवाइड कराएगा सारी फैसिलिटीज़, इंटर्नशिप वगैरह दिलाएगा, तो दोस्तों उस पर वो वाली स्किल होगी। सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं वो वाली स्किल होगी, पेंटिंग करना चाहते हैं वो वाली स्किल होगी। ठीक है, सारे के सारे कौशल उसके पास होंगे, तो किसी भी एक कौशल का यूज करके जिसमें भी उसका इंटरेस्ट है वो पैसे भी कमा सकता है। मतलब बेरोजगारी नहीं देखने को मिलेगी। अपनी जो हायर एजुकेशन है 12वीं के बाद की जो पढ़ाई है वो भी करता रहेगा साथ साथ, और जो उस पर स्किल होगी उससे उसका जेब खर्च भी चलता रहेगा। ठीक है, तो बेरोजगारी की मात्रा थोड़ी सी कम आपको देखने को मिलेगी। और ये दोस्तों ऐसी चीज़ें जापान वगैरह में, आप जापान की शिक्षा प्रणाली वगैरह देखोगे तो उसमें यही होता है कि 12th जब बच्चा पास करता है ना, तो उसके पास जो उसकी प्रोफेशनल डिग्री या फिर 12th की जो डिग्री होती है, सॉरी जो 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट वगैरह इतने तो क्वालिफिकेशन होती है उसके पास, लेकिन उसके साथ साथ उसके पास एक स्किल और होती है जो कि अब मैंने आपको बताई। इस तरह की वहाँ की शिक्षा प्रणाली है। ठीक है, अब वो मान के चलो मोबाइल सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहता है, कंप्यूटर के कुछ पार्ट डेवलप करना चाहते हैं, गेम डेवलप करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहता है किसी भी तरह का, तो वाली स्किल होती है, उसके आधार पर वो दोस्तों अपनी जॉब ले लेता है। तो इसलिए बेरोजगारी का कम सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो यही चीज़ अब भारतीय शिक्षा प्रणाली में भी है। अब अगला देख लेते हैं दोस्तों। तो हमने 5+3+3 तक हमने कंप्लीट कर लिया, 8वीं तक बच्चे की शिक्षा पूरी हो गई। अब जो आखिरी के 4 साल बचते हैं, तो जो अगला जो हमारा सेशन है, जो चौथी स्टेज है 4 साल की, इसमें दोस्तों आपकी 9th क्लास से लेकर 12th क्लास आएगी। ठीक है, और इसमें जो बच्चे की उम्र है वो 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की होगी। अब ये दोस्तों बिल्कुल लास्ट स्टेज है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो मानसिक तनाव होता है ना इसी स्थिति में होता है। इसी स्थिति में दोस्तों उसे अपने कैरियर का या फिर अपने फ्यूचर का प्लान करना पड़ता है कि वो क्या आगे करना चाहता है। तो इसमें दोस्तों जो पाठ्यक्रम उसके अकॉर्डिंग तो चलेगा ही, साथ ही साथ जो भी उसके लक्ष्य हैं उसमें टीचर निश्चित रूप से उसकी हेल्प करेगा। उसके लक्ष्यों को तैयार किया जाएगा, उसके लक्ष्यों को साफ किया जाएगा जो भी वह भविष्य में बनना चाहते हैं। और जिसमें मेन जो इसमें सबसे बड़ा चेंज किया गया है दोस्तों, अभी तक जो चीज़ आपने देखा होगा कि स्ट्रीम में विभाजित थी हमारी 9th के बाद। दिल्ली वगैरह के स्कूल की बात करें यहाँ दोस्तों, 10th के बाद हमें साइड लेनी पड़ती थी, जैसे आर्ट, कॉमर्स, साइंस। ठीक है, लेकिन और कुछ यूपी वगैरह में 9th के बाद ले लेते थे, तो दोस्तों अब वो चीज़ ख़त्म कर दी। ठीक है, अब वो बिल्कुल भी वो वाली चीज़ नहीं है। अब कोई साइंस का स्टूडेंट है, मैंने ऐसे बहुत सारे देखे साइंस के स्टूडेंट है, लेकिन उनका राजनीति में भी इंटरेस्ट होता है। ठीक है, अब उस साइंस या फिर कॉमर्स वाले बच्चे का राजनीति में इंटरेस्ट है, अगर उसे पॉलिटिकल साइंस पढ़ रही है तो वो आराम से पढ़ सकता है पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, उसे कोई भी समस्या नहीं होगी, उसे अपने पाठ्यक्रम में वो पॉलिटिकल साइंस को ऐड करवा सकता है। अब दोस्तों ये अभी निश्चित नहीं हुआ है, वो पूरा का पूरा एक मॉडम बना के देंगे, प्रारूप तैयार करके देंगे। मतलब अगर आप साइंस लेते हो तो साइंस के साथ कौन कौन से एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड करवा सकते हैं, चाहे वो आर्ट स्ट्रीम के सब्जेक्ट हैं चाहे कॉमर्स के। ठीक है, ऐसे बिल्कुल पूरी आज़ादी नहीं है कि अपनी मर्जी से जोन से आँख बंद करके जोन से 5 या 6 सब्जेक्ट चाहिए वो अपनी मर्जी से ले ले, इस तरह का कुछ नहीं है। ठीक है, तो एक पूरा प्रारूप तैयार किया जाएगा, उसमें दोस्तों इस तरह की कोई बाउंडेशन नहीं होगी। साइंस का बच्चा साइंस के सब्जेक्ट ले सकता है, आर्ट का बच्चा आर्ट्स के सब्जेक्ट ले सकता है। ठीक है, आर्ट का बच्चा साइंस के सब्जेक्ट ले सकता है, साइंस का बच्चा आर्ट के सब्जेक्ट ले सकता है। जिस भी सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट है उसे वो आराम से पढ़ सकता है। ठीक है, और जो दूसरा सबसे मेन चीज़ किया गया है दोस्तों, अब सेमेस्टर में जो 9th के बाद की जो आपकी पढ़ाई है वो सेमेस्टर में विभाजित कर दी गई है। पहले क्या होता था दोस्तों, साल में एक बार पेपर होते थे। ऐसे पेपर तो 2-3-4 बार, मंडे टेस्ट या साप्ताहिक टेस्ट या कुछ भी आप लगा लीजिए, पेपर तो बहुत होते थे, लेकिन जो मेन पेपर होता था दोस्तों साल में एक बार होता था। ठीक है, उसके बाद ही वो अगली क्लास में जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब दोस्तों उसमें सेमेस्टर आ जाएंगे। ठीक है, अभी तक 9th मान के चलो 9, 10, 11, 12 कोई सी भी क्लास मान लो, उसमें एक बार पेपर होता था, अब 2 बार होंगे उसमें पेपर, और दोनों ही मेन होंगे, मतलब कि सेमेस्टर होंगे। एक क्लास में एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं 6-6 महीने के गैप पे। ठीक है, तो 9th, 10th, 11, 12 में देखा जाए तो कितने टोटल आपके 8 सेमेस्टर हो गए। ठीक है, पहले 9, 10, 11, 12 में 4 बार आपकी मेन परीक्षा होती थी, अब 8 बार होंगी। अब दोस्तों 6 महीने में एक बार जो मेन पेपर होंगे, तो इसमें क्या होगा, विद्यार्थियों को पूरे साल पढ़ना पड़ेगा। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बच्चे क्या करते थे, पहले थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे, लेकिन जो ज़्यादातर जो एक एवरेज निकाले तो एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ते थे बच्चे, और एग्ज़ाम क्वालिफाई कर देते थे, अगली क्लास में चले जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब दोस्तों हर 6 महीने में परीक्षा होगी, क्योंकि एक साल में 2 सेमेस्टर आपसे लिए जाएंगे, और पहले सेमेस्टर की पूरी वैल्यू रहेगी जितनी सेकंड सेमेस्टर की। ठीक है, ऐसा नहीं है जो साल के अंत में परीक्षा होगी वही आपकी मेन परीक्षा है, दोनों आपकी बिल्कुल मेन परीक्षा होगी। तो इसमें किसी भी तरह की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इससे बच्चों को क्या करना पड़ेगा, पूरे साल पढ़ना पड़ेगा। बच्चा कभी भी पढ़ाई स्किप नहीं कर सकता, मतलब कि मैं साल के एंड में पढ़ूंगा, जब मेन परीक्षा आएगी तो इस तरह की सब कुछ खत्म हो गया, बच्चों को पूरा पढ़ना पड़ेगा। हायर एजुकेशन में दोस्तों कुछ समय पहले ये चीज़ लागू की गई थी, शायद से 2011 में लागू की गई थी।
ठीक है। हायर एजुकेशन में 12th के बाद तो उसमें सेमेस्टर प्रणाली आ गई थी, अब ये स्कूली शिक्षा में भी आ गई आपकी 9th 10th 11th 12th में भी, ठीक है। तो इसका निश्चित रूप से फ़ायदा होगा क्योंकि बच्चे इसमें निष्क्रिय नहीं होंगे, बिल्कुल भी पढ़ाई से जुड़े ही रहेंगे पूरे साल। अब दोस्तों बोर्ड परीक्षा में भी थोड़े से बदलाव किए गए हैं। अभी तक बोर्ड परीक्षा जो होती थी उसमें जो मेन ध्यान दिया जाता था दोस्तों परीक्षा के आधार पर ही होता था, ठीक है। अब थोड़ा सा अलग हो गया है इसमें, ठीक है। अब इसमें बोर्ड परीक्षा में दोस्तों ये है कि उसकी रटन पद्धति की अपेक्षा उसकी समझने की जो शक्ति है उस पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। रटन शक्ति को स्किप किया जाएगा, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाएगा। अगर छात्र को समझने की शक्ति ज़्यादा है तो उसी छात्र को अच्छा समझा जाएगा, ठीक है। तो पहले कुछ बच्चे ऐसे करते थे, बिल्कुल बुक रट के चले जाते थे और वैसे कि वैसे उसमें एग्ज़ाम में अपने लिखे आते थे। तो अब ऐसा कुछ नहीं चलेगा, उसकी समझ को देखा जाएगा कि कुछ भी अगर उससे क्वेश्चन पूछा गया है वो रट के आया है वो या उस अपनी समझ से वो लिख रहा है, तो जो समझ से लिखेंगे उसे ज़्यादा महत्वता दी जाएगी। अब दोस्तों असेसमेंट या रिपोर्ट कार्ड की जब हम बात करते हैं, मतलब अवलोकन या मूल्यांकन किसी भी तरह की हम बात करते हैं, रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से कर लें चाहे, तो दोस्तों ये भी पहले परीक्षा के आधार पर ही होता था। जो आपका रिपोर्ट कार्ड होता था वो कैसे बनता था, जो आपने लास्ट जो आपका एग्जाम है या फिर जो भी आपकी परीक्षा वगैरह हुई उसके आधार पर जो आपने मार्क्स प्राप्त किए हैं उसके आधार पर ही आपका अवलोकन करता था कि आप कितने कैपेबल हैं, ठीक है। आपका आगे का प्रोसेस एडमिशन वगैरह भी उसी के आधार पर होता था, ठीक है। आपके मार्क्स के आधार पर ही पूरा आपका अवलोकन किया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब दोस्तों जो रिपोर्ट कार्ड वगैरह है इसमें क्या होगा, परीक्षा के मार्क्स तो जुड़ेंगे, वो तो भूल ही नहीं सकते हम, ठीक है। परीक्षा के मार्क्स तो जुड़ेंगे, उसके साथ साथ पूरा का पूरा रिपोर्ट कार्ड परीक्षा के मार्क्स पर डिपेंड नहीं रहेगा। उसके साथ साथ क्या होगा, छात्र इसमें खुद को भी नंबर देगा, खुद का भी मूल्यांकन करेगा, ठीक है। जो छात्र का दोस्त है या फिर छात्र के जो सहपाठी हैं वो भी उस छात्र का मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। वो भी उन्हें मार्क्स देंगे, बाकी शिक्षक भी उनका मूल्यांकन करेगा और आखिरी में आपकी परीक्षा ही। तो इन सबको जोड़ के अब आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा, ठीक है। पहले की तरह नहीं है जो परीक्षा पास करी उसके आधार पर आपके मार्क्स आ गए, उसी के आधार पर आपका मूल्यांकन या फिर अवलोकन कर लिया, ऐसा नहीं है। छात्र खुद का अवलोकन करेगा, उसके साथ वाले सहपाठी उसका अवलोकन करेंगे, शिक्षक तो उसका अवलोकन करेगा ही, और बाकी जो उसने परीक्षा दी उसमें जो उसके मार्क्स आए वो भी निश्चित रूप से रिपोर्ट कार्ड पर प्रभाव डालेंगे। मतलब ज़्यादा स्थान तो मार्क्स का ही रहेगा, लेकिन पूरा डिपेंड मार्क्स पे नहीं रहेगा रिपोर्ट कार्ड, ठीक है। तो उसके साथ साथ जो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई इसका भी उसमें भागीदारी रहेगी रिपोर्ट कार्ड में उसके, ठीक है। उसके अब जब इन सब का टोटल करने के बाद जो उसकी परसेंटेज निकलेगी उसके आधार पर ही छात्र का अवलोकन या फिर मूल्यांकन किया जाएगा। अब दोस्तों हमने स्कूली शिक्षा तक तो ख़त्म कर ली बात, ठीक है। 12th तक मैंने बता दिया आपको 5 + 3 + 3 + 4, ठीक है ना। टोटल काउंट करोगे 15 है, जिसमें से पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के तो 12 साल हो गए, और जो 3 साल बचते हैं आपकी जो प्री स्कूलिंग होती है, नर्सरी LKG UKG उसके हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया स्कूलिंग पूरा फॉर्मेट किस तरह से तैयार किया गया है। अब दोस्तों थोड़ी सी हायर एजुकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अब ये स्कूल वाले बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। अब बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी समस्या थी दिल्ली में, तो खास दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में एडमिशन लेते थे तो दोस्तों जिनके 90% मार्क्स हैं या 85% मार्क्स हैं, 95% मार्क्स है, कुछ तो कोर्स ऐसे होते थे जिसके 96% मार्क्स हैं, जो जनरल कैटेगरी से उनके एडमिशन नहीं होते थे उसमें। कुछ ऐसे कोर्स होते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो अच्छे कॉलेजेस थे, ठीक है। लेकिन अब ये चीज़ ख़त्म कर दी गई है। ख़त्म का मतलब दोस्तों बिल्कुल ख़त्म नहीं की गई है। मार्क्स का निश्चित रूप से भागीदारी रहेगी उसके एडमिशन में, लेकिन पूरी की पूरी तरह मार्क्स पे डिपेंड नहीं रहेगा। अब जो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा दोस्तों एक विद्यार्थी का, ठीक है, 12th उसने पास करी, मान के चलो उसके मार्क्स अच्छे नहीं है, अच्छे का मतलब 90+ नहीं है, ठीक है, उसके 76 है, 70 है, तो वो भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकता है किसी में भी। अब वो अपने कैट जो परीक्षा होगी, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जो उसकी योग्यता को देखा जाएगा, उसके आधार पर उसके जो 12th में मार्क्स है दोनों को मिला के भी उसकी मेरिट बनाई जाएगी, ठीक है। पहले क्या होता था 12th में जितने आपके मार्क्स हैं उसके आधार पर पूरा का पूरा आपका एडमिशन प्रोसेस था। तो 90+ वालों के मैक्सिमम अच्छे कॉलेज में एडमिशन होते थे, और मैंने बताया कुछ कोर्स तो ऐसे जिसमें 90+ वालों के भी एडमिशन नहीं होते थे, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर किसी अभ्यर्थी के 60% मार्क्स है और वो अपना जो कैट परीक्षा है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसमें अगर अच्छा प्रदर्शन करता है वो तो निश्चित रूप से उसे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया जो उसके मार्क्स हैं निश्चित रूप से प्रभावित करेंगे उसके एडमिशन को। मान के चलो उसके 90% मार्क्स हैं और वो कैट परीक्षा उसने दी है, उसमें उसके अच्छे मार्क्स भी नहीं हैं, तो उसके मार्क्स तो वो जुड़ेंगे जो उसकी 12th की परसेंटेज है। बाकी कहीं ना कहीं उसकी कैट परीक्षा भी सहयोग करें। तो जो अभ्यर्थी कम मार्क्स ले आते हैं और इस चीज़ में आत्महत्या वगैरह कर लेते हैं और भी कुछ मानसिक तनाव से गुजरते हैं, मेरे कम मार्क्स आए, मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो उन्हें अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वो कैट परीक्षा दे के भी किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों इसमें भी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप स्ट्रीम, तो अब मैंने बता दिया खत्म हो गई स्ट्रीम, ठीक है। तो आर्ट कॉमर्स साइड तो इसमें भी कोई ऐसा नहीं है, जोन सा विद्यार्थी चाहे जैसा सब्जेक्ट चाहे कॉलेज में भी वो पढ़ सकता है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें जो मेन चीज़ अच्छी जो चीज़ की गई है, इसमें 2-3 चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अब मान के चलो कोई विद्यार्थी कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, कोई उन्होंने किसी कोर्स में एडमिशन लिया, ठीक है, एडमिशन लेने के बाद उसे वो छोड़ देते हैं 1 साल बाद,
ठीक है, और वो किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं कि भाई कुछ सब्जेक्ट उन्हें पढ़ना होता है, ठीक है, वो बस एक ही साल उसे पढ़ेंगे और फिर उसे स्किप कर देंगे, फिर कोई दूसरे मतलब जो कोर्स है दूसरे में चले जाएंगे। तो ऐसों के लिए क्या हुआ है दोस्तों, देखिए इसमें दो चीज़ें, पहली मैं चीज़ बताता हूँ। इसमें दोस्तों एक चीज़ होगी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ठीक है, वो जो भी कोर्स कर रहा है या फिर जो भी सब्जेक्ट ले रहा है वो उसका ख़राब नहीं जाएगा अगर उसने एक साल भी पढ़ा है, उसके जो एकेडमिक उसका अकाउंट है उसमें ऐड हो जाएंगे उस विद्यार्थी या फिर उस स्टूडेंट के। ठीक है, उसने मान के चलो हिंदी पढ़ी, ठीक है, इंग्लिश ऑनर्स कर रहा है, उसने हिंदी पढ़ ली, हिंदी पढ़ के छोड़ दी, फिर दोबारा से फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया किसी और कोर्स में, तो उसका वो ख़राब नहीं जाएगा। ठीक है, या फिर वो क्या करता है एक साल बाद पढ़ाई छोड़ देता है, ठीक है, कुछ और करने मतलब एक साल करा तो वो भी उसका ख़राब नहीं जाएगा। सारा का सारा दोस्तों उसका जो एकेडमिक अकाउंट होगा उसमें सारा का सारा सेव हो जाएगा और इस सारा का सारा डिजिटल होगा। अब जो दोस्तों इसमें दूसरी मेन चीज़ है, और जो डिजिटल में बता रहा हूँ एकेडमिक अकाउंट होगा दोस्तों ये डिजी लॉकर से होगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ इसमें मान के चलो 4 साल की आपकी अब ग्रेजुएशन हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें मान के चलो कोई स्टूडेंट 1 साल करके छोड़ दिया, तो अब क्या होता है 1 साल करके छोड़ दिया तो फिर उसकी ख़राब हो गई 1 साल, वो अब ऐसा नहीं होगा, उसे 1 साल अगर वो करके छोड़ता है तो उसे सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, ग्रेजुएशन टोटल 4 साल की होती है, तो अगर वो 1 साल करके छोड़ देता है तो उसे सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल करके छोड़ देता है पढ़ाई या कॉलेज तो उसे डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल करके छोड़ देता है तो उसे डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, और अगर 4 साल पूरी की पूरी अपनी कंप्लीट कर लेता है तो उसे शोध प्लस डिग्री, ठीक है, रिसर्च जो वगैरह करेगा और प्लस डिग्री दोनों ही उसका जो उसकी फाइनल जो क्वालिफिकेशन होगी वो इस तरह से आकलन की जाएगी। ठीक है, तो 3 साल में डिग्री कंप्लीट है, अगर 4 साल पूरे दे ही देता है ग्रेजुएशन को वो, तो उसका जो रिसर्चर का भी ऐड हो जाएगा उसमें, जो मतलब शोध वगैरह होते हैं। ठीक है, और प्लस उसकी जो डिग्री है वो तो उसमें ऐड हो ही जाएगी। तो इस तरह से तो मतलब अब बिल्कुल दोस्तों कभी आओ कभी जाओ, कुछ पढ़ो, कुछ कभी कोई सा सब्जेक्ट छोड़ो, जो मन कर रहा है वो पढ़ो, और जब मन आपका नहीं कर रहा उस सब्जेक्ट को छोड़ दो, तो बिल्कुल भी किसी भी तरह से किसी भी दृष्टि से आपकी पढ़ाई ख़राब नहीं जाएगी। ठीक है, आपका जो मन कर रहा है वो पढ़ सकते हैं। अब इसमें दोस्तों एक जो मेन चीज़ आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि आप जानते हैं कि ठीक है आप ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद मास्टर डिग्री करते हैं, उसके बाद एमफिल करते हैं, फिर पीएचडी करते हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि एमफिल अब हटा दी जाएगी। ठीक है, अब एमफिल रहेगी ही नहीं, मतलब मास्टर्स के बाद डायरेक्ट आप पीएचडी करोगे। जो एमफिल वाला था मतलब मास्टर्स के बाद डायरेक्ट पीएचडी हो जाती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते थे जो एमफिल कर लेते थे और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते थे जो पीएचडी करते थे। ठीक है, और वैसे मैं बता दूँ पीएचडी की ज़्यादा वैल्यू होती है, तो एमफिल की भी पूरी वैल्यू रहती है। देखिए वैसे ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई रहती है, उसके बाद तो दोस्तों जिसका इंटरेस्ट होता है वही आगे पढ़ता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो एमफिल वाला जो पोर्शन था उसे स्किप करने की बात की जा रही है। तो दोस्तों नई शिक्षा नीति को लेकर जो भी मेन बातें थी, जो भी मुख्य बातें थी वो मैंने आपको बता दी। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें जो अभी ठीक से क्लियर नहीं हुई हैं, जैसे हमें क्लियर होगी और अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको निश्चित रूप से उससे भी अवगत करा दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल तक जो क्लियर था दोस्तों, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण बातें या फिर जो भी शैक्षिक बदलाव थे उनसे हमने आपको अवगत करा दिया है। ठीक है, और इसके अलग जब हम टीचिंग रिक्रूटमेंट वगैरह की बात करते हैं तो इस शिक्षा नीति का टीचिंग रिक्रूटमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब टीचर रिक्रूटमेंट निकलने से लेकर सिलेक्शन से लेकर रिटायरमेंट तक टीचर का इस नई शिक्षा नीति के पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, या फिर किस तरह से टीचर्स हमारे प्रभावित होंगे, तो उसके बारे में भी दोस्तों कुछ समय बाद आपको वीडियो मिल जाएगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, निश्चित रूप से दोस्तों अब आपको काफ़ी समय बाद टीचर रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको जल्द ही मतलब इतना गैप नहीं होगा एक रिक्रूटमेंट से दूसरे रिक्रूटमेंट आने में। ठीक है, अब आपको ज़्यादा टीचर रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी, लेकिन अब जो टीचर्स होंगे हमारे वो बिल्कुल भी निष्क्रिय नहीं होंगे। मतलब ये नहीं एक बार टीचर लग गया और आराम फरमा रहे हैं। देखो हर जगह नहीं होते, केवीएस के टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे स्कूल्स होते हैं, मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगा, जैसे दिल्ली में एमसीडी वगैरह के स्कूल हो गए या प्राइमरी स्कूल हो गए, ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के स्कूल हो गए। इसमें मैं सभी टीचर्स के नहीं कह रहा, लेकिन कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो बिल्कुल चिल करते हैं, बिल्कुल कोई समस्या नहीं होती, ना अपने शिक्षण पे ज़्यादा ध्यान देते, ना किसी तरह किसी चीज़ पे ध्यान देते। ठीक है, वो बिल्कुल चिल करते हैं, सैलरी की पूरी उठाते हैं। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब हर टीचर को पूरा का पूरा एक्टिव रहना पड़ेगा जब तक वो रिटायर नहीं हो जाता। इसके बारे में दोस्तों आगे डिटेल में चर्चा कर लेंगे, लेकिन फिलहाल मैंने आपको ये बता दिया। बाकी इससे अलग जो संस्कृत को दोस्तों निश्चित रूप से नई शिक्षा नीति में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है संस्कृत पर, मतलब संस्कृत को हर तरह से इंक्लूड किया गया है। अब आप जब नई शिक्षा नीति आएगी जब देख लेना, तो जो संस्कृत से जुड़े टीचर बनने वाले हैं, टीजीटी पीजीटी जो भी हैं, फिर संस्कृत की क्वालिफिकेशन जिस भी रिक्रूटमेंट में मांगी जाती है, तो निश्चित रूप से दोस्तों उसमें तो आपको इजाफा देखने को ही मिलेगा। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वाली जानकारी पहुंच सके। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों टीचिंग और एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।